और कोई जुड़ने वाला है? लग तो नहीं रहा है कि कोई जुड़ेगा। स्टार्ट किया जाए। रिवाइज किए थे पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे? कितने टाइप का क्रिस्टल सिस्टम होता है, याद है? क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप का होता था, है ना? क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप का होता था। इस क्रिस्टल सिस्टम में 7 क्रिस्टल सिस्टम से 14 टाइप का लेटिस पॉसिबल होता था, है ना? 14 टाइप का लेटिस पॉसिबल होता था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? ब्रेविस लेटिस। ठीक है, जो 14 टाइप का जो होता है वो ब्रेविस लेटिस होता है। क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप का होता है। वो क्रिस्टल सिस्टम क्या क्या था, तो वो देख लीजिए। फर्स्ट जो था क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, सेकेंड टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, थर्ड जो है ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, उसके बाद ट्राइक्लिनिक, है ना? ये जो 7 है, ये 7 टाइप का क्या होता है? क्रिस्टल सिस्टम होता है। और इस 7 क्रिस्टल सिस्टम से कितना ब्रेविस लेटिस पॉसिबल है? 14 टाइप का पॉसिबल है। ब्रेविस लेटिस पूछा जाएगा तो 14 टाइप बोलेंगे, क्रिस्टल सिस्टम पूछा जाएगा तो 7 टाइप बोलेंगे हम लोग। ठीक है, मेन हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? क्यूबिक टाइप क्रिस्टल सिस्टम पढ़ना है मेनली, है ना? हम लोग कुछ पढ़े भी थे, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़े भी थे। तो कितना टाइप का होता है हम लोग का? जो हम लोग पढ़े थे यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल पढ़े थे, कितना टाइप का होता है मेनली, बताइए? टू टाइप। हाँ, मेनली 2 टाइप का होता है ना? एक क्या होता था? प्रिमिटिव टाइप, है ना? सेकंड क्या होता था? सेंटर्ड। ठीक है, ये 2 टाइप का होता था हम लोग का क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। दोनों में डिफरेंस क्या था हम लोग वो भी देख लेते हैं। बताइए, दोनों में क्या डिफरेंस था, याद है? बॉडी सेंटर्ड में और ये प्रिमिटिव टाइप में क्या डिफरेंस था? सर जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे हो तो प्रिमिटिव यूज करिए, और कॉर्नर के अलावा और भी हाँ कहीं तो फिर सेंटर्ड यूज। हाँ, ठीक है। तो प्रिमिटिव में होता था कि अगर सिर्फ और सिर्फ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है ना? कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव टाइप। और इसके अलावा, ठीक है, कॉर्नर के अलावा और कहीं भी प्रेजेंट रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, और सेंटर्ड में भी हम लोग कितना पढ़े थे? 3 टाइप का पढ़े थे, है ना? 3 टाइप का हम लोग पढ़े थे सेंटर्ड वाला में। तो सेंटर्ड वाला में क्या क्या होता था? एफसीसी होता था, बीसीसी क्रिस्टल सिस्टम, और थर्ड ईसीसी, है ना? एफसीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बीसीसी का क्या हो जाएगा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ईसीसी का क्या हो जाएगा? इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, है ना? ये सब हम लोग सारा पढ़ चुके थे।
ये सारा क्या है, टाइप ऑफ यूनिट सेल है। ठीक है, इससे आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। अब ये भी हम लोग पढ़ चुके थे, है ना, कॉर्नर पे जो एटम्स होता है, कॉर्नर पे जो एटम होता है वो 1 यूनिट सेल में, ठीक है, 1 यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट करता है, ये याद है? जब तक ये याद नहीं रहेगा तब तक आगे का क्वेश्चन कोई भी नहीं बनने वाला है। मेन ये याद रखना है। सर 1/8 पार्ट। हाँ, जो कॉर्नर वाला था, कॉर्नर वाला कितना कंट्रीब्यूट करता है 1 यूनिट सेल में? 1/8। जो बॉडी सेंटर्ड पे रहेगा वो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट करेगा, एक सेल में ही लाई करेगा। ठीक है, उसके बाद है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड पे जो एटम्स प्रेजेंट होता है वो 1 यूनिट सेल में हाफ, मतलब कि 1/2 कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, और इजेस सेंटर पे जो रहेगा उसमें भी क्या होगा, 1/4, है ना, ये 1/4 कंट्रीब्यूट करता है 1 यूनिट सेल में। ठीक है, ये मेनली क्या था हम लोग का, ये टाइप ऑफ लेटिस था, और ये क्या है, ये हम लोग का है कंट्रीब्यूशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 1 यूनिट सेल। ये भी हम लोग पढ़ चुके थे पिछले क्लास में ही, और भी पढ़ चुके थे, इससे आगे भी पढ़े हुए थे, है ना। अब बताइए, अगर हम लोग का क्रिस्टल की क्या है, मान लीजिए ये क्रिस्टल हम लोग का जो है प्रिमिटिव टाइप है। ठीक है, प्रिमिटिव टाइप में कितना आइटम्स होता था, याद है? बताइए। सर 1 एटम। हाँ, देखिए फेस के लिए, जैसे फेस सेंटर्ड में क्या होता था ना, पिछले क्लास में हम बताए थे। देखिए फेस सेंटर्ड के बारे में थोड़ा फिर से समझ लीजिए, बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, हम लोग का क्यूबिक यूनिट सेल है। फेस सेंटर्ड में एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता था? है ना, फेस सेंटर्ड में कहाँ कहाँ होता था? जितना भी कॉर्नर है वहां तो प्रेजेंट होगा ही होगा। इसके अलावा इस क्यूब में कितना फेस है, बताइए। बताइए, क्यूब में कितना फेस होता है? 6। 6 फेस होता है ना। सभी 6 फेस पे क्या होगा, सभी 6 फेस का जो सेंटर होगा वहां भी एक एक एटम्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक एक एटम्स वहां भी प्रेजेंट होगा। जैसे मान लीजिए क्या हो, जैसे हम लोग का एक घर है, इमेजिन कीजिएगा, क्या नाम है इनका, जेबा। इमेजिन कीजिएगा, घर हम लोग मान लेते हैं, जो जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो घर क्या एक ट्यूब टाइप का है। ठीक है, उसमें जो एक वाल है, ठीक है, मान लीजिए वो वाल क्या कर रहा है, दो घर को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, वो एक वाल क्या करेगा, दो घर को सेपरेट करेगा। तो वो जो वाल है, बताइए वो कितने घर के, मतलब कितने घर में वो कॉमन आ रहा है, वो वाल दोनों घर में आ रहा है। इधर भी एक घर होगा उसमें भी आ रहा होगा, ये जो वाल है इधर भी जो घर होगा उसमें भी वाल आ रहा होगा। इसका मतलब एक वाल का जो बाउंड्री है कितने घर में ये शेयर कर रहा है, दो घर में शेयर कर रहा है ना। फर्स्ट वाला घर में भी और सेकंड वाला भी घर में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर फर्स्ट वाला घर में पूछे, अगर फर्स्ट वाला घर में पूछे कि इस वाल का कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, हम लोग क्या करते हैं तो वाल कितना है, एक वाल है, कितना घर में कंट्रीब्यूट हो रहा है, दो घर में, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो एटम्स फेस पे प्रेजेंट होगा वो 1 यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट करेगा, ओनली 1/2। ठीक है, ये सेम टू सेम वही है, घर का जो होता है, घर का जो वाल है,
एक वाल क्या करता है, दो घर को सेपरेट करता है। वाल एक ही है लेकिन दोनों घर को सेपरेट करके रख रहा है। तो एक वाल कितना घर को कंट्रीब्यूट कर रहा है, दो घर को। इसलिए एक घर में कितना पार्ट आएगा, सिर्फ 1/2 पार्ट आएगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या, कि जो फेस सेंटर्ड में होगा जो भी एटम्स, उसका एक यूनिट सेल में ओनली 1/2 पार्ट कंट्रीब्यूट किया जाएगा। बताइए, समझ में आ गया? मैसेज कीजिए अगर समझ में आ गया तो, नहीं आ गया तो फिर वो भी मैसेज कीजिए, बताइए। ठीक है, इससे आगे हम लोग पढ़े थे कि प्रिमिटिव टाइप में कितना आइटम्स होता था, 1 एटम्स होता था, है ना। अगर हम लोग का यूनिट सेल मान लीजिए क्या है, BCC है, मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, उसमें कितना आइटम्स होता था, याद है? सर 2 एटम्स। हाँ। FCC में कितना होता था? 4। 4 होता था, है ना, बिल्कुल। ठीक है, इससे आगे हम लोग को पढ़ना है। जैसे इससे आगे बढ़ने से पहले देखिए क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन को बनाइए, इजी क्वेश्चन है। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दिख रहा है? यस सर। हाँ, इसको बना के बताइए कैसे, अगर नहीं बन रहा है वो भी बताइए। वैसे हम इसको पढ़ के बता दे रहे हैं क्या क्वेश्चन है। ठीक है, एक कोई कंपाउंड है जिसमें 2 टाइप का एलिमेंट है, एक एलिमेंट है X, दूसरा एलिमेंट है Y, 2 एलिमेंट है। ठीक है, और ये यूनिट सेल कैसा है हम लोग का, क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल है। इसमें क्या हो रहा है कि जो X एटम है ये कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पर। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे। और जो Y एटम्स है ये कहाँ प्रेजेंट है, फेस सेंटर्ड पे प्रेजेंट है ना, फेस पे प्रेजेंट है। तो हम लोग को बताना है कि उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होने वाला है। ठीक है, एक्स और वाई के टर्म में ही लिखना है फॉर्मूला। क्या बना रहे हैं? चलिए बता रहे हैं, देखिए कॉर्नर पे कौन सा आइटम्स है, एक्स है ना। सभी कॉर्नर पे मिला के बताइए, अब कॉर्नर पे जितना भी आइटम्स है सभी मिला के कितना आइटम्स होगा बताइए, ये तो बता सकते हैं। 8। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 1। ठीक है, अब वाई का वैल्यू लिखना है। तो फेस सेंटर्ड की फेस कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, एक फेस पे एक सेल में कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है, 1/2। ठीक है, टोटल कितना फेस है, 6 है। मतलब y का वैल्यू कितना आ जा रहा है बताइए, यहाँ से 3 आ जा रहा है। इसका मतलब इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, XY3। x का वैल्यू कितना है, 1 है, और y का वैल्यू कितना है, 3 है। तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, XY3।
क्या ये बताइए, ये एक्सप्लेनेशन ये जो बता रहे हैं ये समझ में आ रहा है कि कैसे कर रहे हैं बताइए। हम हम लोग इससे सिर्फ कर क्या रहे हैं, हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि कॉर्नर पे जो आइटम्स है वो कितना आइटम्स है, फिर हम लोग देख रहे हैं फेस सेंटर पे कितना आइटम्स आ रहा है, उसी को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, जो एक्स का है उसको हम लोग जितना आ रहा है, मान लीजिए 1 आ रहा है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। y आ रहा है, y का मतलब कि वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका फॉर्मूला कितना हो गया, xy3। क्या ये बताइए, ये समझ में आया ये जो बताया है? यस सर। और भी क्वेश्चन है, देखिए बनाइए, सेम इसी टाइप का होगा। देखिए ये इसका एक्सप्लेनेशन है, अभी जो बता रहे थे ये एक्सप्लेनेशन है इसका। नंबर ऑफ एक्स आइटम कितना हो जाएगा, कॉर्नर पे तो एक सेल में कितना आता है 1/8, टोटल कॉर्नर कितना है 8 है, ठीक है। y कहाँ है, फेस पे है, 1/2 इंटू टोटल नंबर ऑफ फेस। देखिए यहाँ से 3 आ गया, इसका फॉर्मूला क्या आ गया, xy3। ये एक्सप्लेनेशन है ऊपर वाला क्वेश्चन का। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन पढ़िए, ये भी सेम टाइप का है, ये तो बनना चाहिए। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर, तो ये भी सेम ही आंसर आया है। तो इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या है, y आइटम्स कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पर है ना, y कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पर। x जो है, x आर एट द अल्टरनेट फेसेज, है ना। ये x क्या है, अल्टरनेट फेस है, अल्टरनेट फेस मतलब समझ रहे हैं, टोटल 6 फेस होता है, अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ के एक पे आ रहा है, मतलब इसमें कितना फेस हो जाएगा बताइए, 3 फेस हो जाएगा। अल्टरनेट मतलब क्या हो रहा है, अगर पूरा रहता तो क्या होता है, रेगुलर फेस लिखता, अल्टरनेट मतलब क्या हो गया है, एक पर है उसके बगल वाला पे नहीं है, फिर एक पर है फिर उसके बगल वाला पे नहीं है, नहीं नहीं, इसको बोलते हैं अल्टरनेट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए, ये जो x है ये कितना फेस पर है, सिर्फ 3 फेसेस पे है ना। अब y कॉर्नर पे है तो इसका मतलब ये कितना कंट्रीब्यूट, बताइए x का नंबर कितना हो जाएगा 1, नहीं ये y का नंबर कितना हो जाएगा बताइए, y का आइटम का नंबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये जो x वाला है, यस सर। ये जो x वाला आइटम्स है ये कितना हो जाएगा बताइए, 1/2 इंटू 3, इसका मतलब 3/2 आ जाएगा, है या नहीं, ये बताइए, ये समझ में आ रहा है ये क्या कर रहे हैं? यस सर। हाँ। तो अब इसका रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो देखिए, अगर हम लोग इसका रेशियो लिखना चाहेंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा,
एक्स इज टू वाई के टर्म में हम लोग रेशियो लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 1/3/2। ये 2 कहाँ चले जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब एक्स इज टू वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, 2:3। इसका फॉर्मूला कितना आ जाएगा, x2 y3, ये फॉर्मूला आएगा। बताइए ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया कि नहीं, या फिर से बताइए, दोबारा बताइए कहाँ से। सर इसमें y कॉर्नर्स पे है तो 3/2 पहले लिखना है। देखिए ये एक बार कैलकुलेशन ठीक से देखिएगा, बता रहे हैं फिर से। ये देखिए y कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है बताइए। कॉर्नर पे जितना आइटम्स होता है, एक यूनिट सेल में कितना आइटम हुआ कॉर्नर वाला, एक आइटम्स हो जाएगा, मतलब y का वैल्यू कितना आने वाला है, 1, है ना, y इजकल टू 1। अब x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, x कहाँ प्रेजेंट है, सबसे पहले तो हम लोग देख रहे हैं फेस पे प्रेजेंट है, तो फेस पे प्रेजेंट होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई, कितना फेस पे है, सिर्फ 3 फेस पे है, इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लिए, टोटल कितना आइटम्स आ गया, ये 3/2। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग इसका क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। रेशियो कैसे निकालते हैं, x/y लिखेंगे, x का वैल्यू कितना है, 1 आ रहा है, y का वैल्यू कितना है, 3/2। नहीं सर y का वैल्यू 1 आ रहा है। y का वैल्यू 1 आ रहा है, कैसे, क्योंकि अच्छा y अच्छा, इसका उल्टा, हो गया ना। हाँ अच्छा, हाँ उल्टा लिखे हुए हैं, ठीक है सही है, हाँ ये यहाँ से उल्टा हुआ है, सही है। x का वैल्यू 3/2 आ रहा है और y का वैल्यू 1 आ रहा है, ठीक है, हाँ ये सही है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बताइए, ये, सर x3y2। हाँ हाँ, अब यहाँ से हो जाएगा x/y इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2, इसका मतलब कितना हो जाएगा, x3y2। ये x का वैल्यू नहीं समझ में आया क्या वहां पे, देखिए फिर से हम बता दे रहे हैं x का वैल्यू कैसे आ गया। देखिए x का वैल्यू कैसे आया, हम ये फिर से बता रहे हैं। देखिए x जो हम लोग का आइटम से कहाँ प्रेजेंट है, ये फेस पे प्रेजेंट है, ठीक है, फेस पे प्रेजेंट है। और ये हम लोग के एक यूनिट सेल में कितना होता है फेस, 6 फेस होता है, ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है सिर्फ अल्टरनेट फेस पे प्रेजेंट है, मतलब सभी 6 फेस पे प्रेजेंट नहीं है, अल्टरनेट फेस पे प्रेजेंट है। ठीक है, अल्टरनेट फेस पे प्रेजेंट है मतलब एक को छोड़ के दूसरा पे है, फिर तीसरा छोड़ के चौथा पे है, फिर पांचवा छोड़ के छठा पे आइटम्स है, इसका मतलब 3 फेस ऐसा है जहां पे हम लोग का आइटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो फेस सेंटर पे जो एक आइटम्स प्रेजेंट होता है वो एक यूनिट सेल में ओनली 1/2 कंट्रीब्यूट करता है, तो टोटल कितना फेस पे ऐसे आइटम्स है, 3 फेस पे है, इसीलिए इसका आ गया 3/2 आ गया इसका एक्स का वैल्यू। ठीक है, आगे तो क्या है फिर,
आगे तो फिर हम लोग का ये रेशियो निकाले हैं, जो रेशियो आ जाएगा वही फिर फॉर्मूला हो जाता है। देखिए वही है ना। देख लीजिए एक बार एक्सप्लेनेशन। फॉर्मूला क्या आ गया इसका, x3 y2 है ना। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब हम लोग ये अच्छा समझिएगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आता है क्योंकि सारा चीज जो भी हम लोग डेंसिटी निकालेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे, इसी से मेन ये यूज होने वाला है। ठीक है, इसलिए इसको अच्छा से समझना है। तो ये टॉपिक क्या है, देखिए, रिलेशन बिटवीन नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, एटॉमिक रेडियस एंड एजेज लेंथ। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये क्या हम लोग का यूनिट सेल हुआ करता था, है ना। यूनिट सेल होता था ये, और इस यूनिट सेल में हम लोग मान लेते हैं ये प्रिमिटिव वाला है सबसे पहले। ठीक है, प्रिमिटिव वाला है। हम लोग चाहते हैं कि इस दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना डिस्टेंस है वो फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, वो हम लोग फाइंड करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, रेडियस कितना है इसका। ये जो स्फेयर है, हम लोग ये क्या मान रहे हैं कि ये मान लीजिए प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल है, तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा हम लोग मानते हैं एटम्स होगा। ठीक है, ठीक है, हम लोग क्या मानेंगे, एटम्स होगा। और एटम का शेप हम लोग क्या मानते हैं, पता है किस शेप का हम लोग एटम मानते हैं, बताइए। स्फीयर। हाँ, स्फेयर मानते हैं। तो इसीलिए हम लोग अब क्या देखेंगे कि इस दो स्फेयर है और दोनों स्फेयर के बीच में डिस्टेंस कितना है वो हम लोग फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे जो स्फेयर है उसका कुछ रेडियस भी होगा, है ना, वो भी फाइंड करेंगे। और ये जो एजेज लेंथ है, ठीक है, ये जो ये यूनिट सेल का जो एज है, एज का लेंथ ये कितना है वो हम लोग तीनों फाइंड करेंगे यहाँ से। ठीक है, रेडियस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम्स फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग इस एज का लेंथ फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसको हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं। प्रिमिटिव टाइप को क्या बोलते हैं, सिंपल। देखिए अब सिंपल, ये जो आप लोग को दिख रहा है यूनिट सेल, ये कैसा वाला है, सिंपल वाला है, मतलब प्रिमिटिव वाला है। ठीक है, ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल है। इसमें जो एटम्स प्रेजेंट होगा सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है ना, कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। दोनों दोनों एटम्स इस तरह से प्रेजेंट होता है कि दोनों क्या कर रहा होता है, एक दूसरे को टच कर रहा होता है। ठीक है, दोनों क्या कर रहा होता है, एक दूसरे को टच कर रहा होता है, दोनों एटम्स। ठीक है, अब देखिए इसमें इस तरह से हम लोग इसको अच्छा इस तरह से बना रहे हैं कि दोनों क्या कर रहा है, दोनों का बाउंड्री एक दूसरे से टच कर रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे ये जो एजेज लेंथ है, ठीक है, जैसे इधर हम लोग बनाते हैं इस तरह से है। ठीक है, इस तरह से है। ठीक है, अब ये बताइए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। रेडियस। ये रेडियस हो जाएगा और ये भी रेडियस हो जाएगा। ठीक है,
और हम लोग ये जो एजेज लेंथ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए। ठीक है, इस एजेज लेंथ मतलब क्या हो गया, ये जो हम लोग का यूनिट सेल का जो लेंथ है, एक साइड का जो लेंथ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एज लेंथ। इसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे। तो अब बताइए यहाँ से ए इजकल टू कितना आर हो जाएगा, आर प्लस आर। तो ए इजकल टू कितना हो गया, 2r हो गया। बताइए ये समझ में आ रहा है, यस सर। जेवा जी समझ में आ रहा है। हाँ या ना। ठीक है ना, हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। ए इजकल टू क्या हो गया, 2r आ गया। तो अब बताइए हम लोग क्या यहाँ से r का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या, r इजकल टू a/2 लिख सकते हैं। यस। हाँ, तो यहाँ से याद रखना है, यहाँ से याद क्या रखना है कि अगर हम लोग का यूनिट सेल सिंपल वाला होगा, मतलब प्रिमिटिव टाइप वाला होगा, तो रेडियस का वैल्यू क्या हो जाएगा, a/2। ए क्या होगा यहाँ पे, एज एज का लेंथ होगा, जो हम लोग का यूनिट सेल होगा उसका जो एज होगा उसका लेंथ होगा ए। ठीक है, उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, एटम का क्या मिल जाएगा, हम लोग का रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, और ये रेडियस से हम लोग को बहुत आगे काम देने वाला है रेडियस, इसलिए हम लोग रेडियस फाइंड कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या कंक्लूजन कर सकते हैं बताइए, दो एटम्स के बीच में, दो नेबरिंग एटम्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, डी का डिस्टेंस है, और डी इजकल टू कितना है, ये है। ठीक है, ये हम लोग डिस्टेंस फाइंड कैसे करते हैं, मेन ये हम लोग को समझना है। मान लीजिए यहाँ पे दो एटम्स ये है, एक एटम्स यहाँ पे है, तो इसके सेंटर और इसका सेंटर, इस दोनों के सेंटर के बीच में कितना डिस्टेंस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम्स बोलते हैं। ये हमेशा मतलब कि याद रहना चाहिए कि हम लोग डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट एटम का जो सेंटर होगा और सेकेंड एटम का जो सेंटर होगा, उस दोनों का जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम्स। तो दो नेबरिंग एटम्स के बीच में यहाँ कितना डिस्टेंस हो रहा है सिंपल वाला में, 2r का, 2r का डिस्टेंस है ना। तो सिंपल वाला में a इजकल टू 2r आ गया, मतलब कि ये क्या है, एजेज लेंथ, एजेज लेंथ इजकल टू 2r, तो r इजकल टू a/2, और d को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम्स इजकल टू कितना हो जाएगा, a। ये तीनों रिजल्ट याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल यूनिट सेल के लिए। आगे बढ़े, बताइए। यस सर। हाँ, अब हम लोग सिंपल यूनिट सेल के लिए देख लिए थे, अब हम लोग देखेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक फेस बनाते हैं, इस क्यूब का कोई एक फेस हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, एक फेस बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे हम लोग एटम्स हम लोग दिखाते हैं, एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा। एटम्स कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होगा ही होगा, दोनों कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, और एक फेस पे प्रेजेंट होगा बीच में, है ना, बीच में प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये क्या बन गया, डायगोनल हो गया फेस का। अब हम लोग एक पढ़े होंगे इस तरह से, है ना, ये कौन सा ट्रायंगल है बताइए, राइट एंगल ट्रायंगल है।
ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते थे, है ना। ये परपेंडिकुलर, या ये बेस हुआ करता था, ये परपेंडिकुलर हुआ करता था। ठीक है, मान लीजिए क्या है, सभी का लेंथ मान लीजिए यहाँ पे दोनों का ए मान लीजिए, हम लोग का बेस भी ए है और बी ए, जो परपेंडिकुलर है वो भी ए है। हाइपोटेनस कितना हो जाता था, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, है ना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों सेम ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, √2a आ जाएगा। समझ रहे हैं ये? यस सर। हाँ, अब हम लोग इस फेस में जो बनाए यहाँ पे देखिएगा, ये जो यूनिट सेल है इसका हम लोग एज का लेंथ मानेंगे a, क्योंकि क्यूब है तो क्यूब में क्या होता है, सभी साइड इक्वल होता है। ठीक है, तो ये जो ए है, ए लेंथ का है, और ये भी साइड कितना लेंथ का है, ए साइड का है, ए लेंथ का साइड है। तो ये हम लोग का जो डायगोनल आ रहा है ये वाला, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा। क्या ये पता चल रहा है क्या? यस सर। हाँ, हम लोग का इसमें फेस का जो डायगोनल है वो कितना आ गया, √2a आ गया। अब बताइए, ये जो डायगोनल आ रहा है, ये वाला डायगोनल, इसमें कितना रेडियस आ रहा है? सर 4। 4 रेडियस आ रहा है। एक ये रेडियस है, यहाँ पे 2 रेडियस आएगा इस सर्कल का, और एक इस सर्कल का रेडियस आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि √2a इक्वल टू हम लोग क्या 4r लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। मैंने यही समझना है यहाँ पे, अगर यहाँ समझ गए तो आगे कोई कुछ नहीं दिक्कत है, आगे सिर्फ क्या करना है, अरेंज करना है सिर्फ। यस सर, लिख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ फिर r इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2a/4। इतना हो गया। इसको हम लोग और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, वैसे ये भी वैल्यू सही है, लेकिन और भी सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, √2a डिवाइडेड बाय, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए और क्या लिख सकते हैं इसको, √2a, 2 को क्या कीजिए, नीचे वाला 2 को, एक 2 को रूट के अंदर लेके चले जाइए, तो कितना हो जाएगा, √2 इंटू √2 इंटू 2 लिख सकते हैं, बताइए डिनोमिनेटर वाला को। यस सर। हाँ, तो यहाँ से क्या होगा, ये √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू, है ना, r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a/2√2। ये आ गया फेस सेंटर्ड के लिए, है ना, रेडियस का वैल्यू। फेस सेंटर्ड के लिए रेडियस का वैल्यू कितना हो जाएगा, a/2√2। ठीक है, ये यहां से याद रखिएगा। वैसे इसमें सारा लिखा हुआ है ना, एक बार पढ़िएगा इसको। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है r इजकल टू √2, r इजकल टू 2√a, r इजकल टू कितना हो गया, √2a/4। तो इसको हम लोग सॉल्व करके क्या लिख दिए, a/2√2। अब बताइए, दो एटम्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये कैसे फाइंड करेंगे? एक ये भी एटम्स है और ये भी एटम्स है, इस दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, कैसे फाइंड करेंगे? मेन ये याद रखना है कि हम लोग डिस्टेंस फाइंड कैसे करते हैं, है ना। अगर वो याद रहेगा तो सिंपली फाइंड हो ही जाएगा।
तो क्या बोले थे, इसका जो सेंटर होगा इस एटम्स का और इस एटम्स का जो सेंटर होगा, इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम्स। अब बताइए ये जो हम लोग का आ रहा है, ये डायगोनल जो आ रहा है, इसको हम लोग क्या करें, 2 से डिवाइड कर दे। ठीक है, ये जो डायगोनल का जो वैल्यू आ रहा है इसको 2 से डिवाइड कर दे, तो क्या बताइए हम लोग का यहाँ से इस सेंटर से और इस सेंटर, ये वाला जो एटम्स है, क्या दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा वो? तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसमें जो हम लोग का जो डायगोनल आ रहा है, डायगोनल का वैल्यू जो आ रहा है, ठीक है, फेस डायगोनल का, उसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड कर लेने के बाद जितना डिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, हम लोग का डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम्स, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा। देखिए वही की है आगे, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू फेस डायगोनल। फेस का डायगोनल कितना होता है, √2a होता है, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए यहाँ से √2, अब हम लोग 2 को क्या लिख सकते हैं, मेन ये मतलब समझना है, यहाँ पे 2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रूट के अंदर लेके जाइएगा, कितना हो जाएगा, √2 इंटू √2 हो जाएगा। एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, a/√2। तो नियर डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम कितना हो गया, फेस सेंटर्ड के लिए a/√2 है ना, a/√2 हो गया। तो बताइए ये समझने में कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। कहीं, हाँ। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बॉडी सेंटर्ड के लिए। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है ना, इसका डायगोनल जो होता है हम लोग बॉडी डायगोनल निकालते हैं, फेस डायगोनल नहीं। ठीक है, देखिए ये बॉडी डायगोनल मतलब क्या होता है ना, कि जो हम लोग का घर है, ठीक है, एक मान लीजिए ये नीचे वाला फ्लोर है ना, नीचे वाला फ्लोर का ये वन कॉर्नर है। ठीक है, ऊपर वाला मान लीजिए ये टॉप फ्लोर है, और ये वाला हम लोग का दूसरा कॉर्नर है। तो नीचे वो मतलब अपर फ्लोर का एक कॉर्नर और नीचे फ्लोर का एक कॉर्नर, दोनों को जब हम लोग मिलाते हैं तो इस डायगोनल को क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल। मेन यहाँ पे यही समझना है, बॉडी डायगोनल। ठीक है, हम लोग बॉडी डायगोनल निकालते कैसे हैं, फाइंड कैसे करते हैं वो देख लीजिए। ठीक है, ये मान लीजिए क्या हो गया, फेस डायगोनल है ना, ये क्या है, फेस डायगोनल है हम लोग का, और ये क्या है, हाइट है रूम का या घर का हाइट है। ठीक है, तो हाइट कितना क्यूब है, तो हाइट कितना होगा, ए होगा, लेंथ कितना होगा, ए होगा, ब्रेथ कितना होगा, ए होगा। तो हम लोग इससे क्या करेंगे, फेस डायगोनल फाइंड कर रहे थे। फेस डायगोनल का वैल्यू कितना आ रहा था, याद है, बताइए, फेस डायगोनल का वैल्यू कितना आ रहा है, √2a। हाँ, तो इसका वैल्यू हो जाएगा √2a। और यहां से फिर हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, √3a आ जाएगा। क्या ये पता चल रहा है क्या? तो इसका मतलब क्या हो गया कि बॉडी डायगोनल का वैल्यू कितना आएगा, √3a आ जाएगा। ठीक है, जहां समझ में नहीं आएगा कैलकुलेशन वहां बताइएगा। सर √3a कैसे आया? हाँ, तो देखिए
अब हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो ये मान लीजिए कितना है, h है, ठीक है। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, एच स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे b कितना है, a स्क्वायर है, b कितना है मान लीजिए √2a है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पे a स्क्वायर √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बताइए 2 हो जाएगा, और a का यस सर। स्क्वायर कितना होगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए ये दोनों क्या ऐड हो सकता है क्या, दोनों लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है, कौन सा टर्म है, तो लाइक टर्म में ऐड हो सकता है। ऐड हो सकता है। तो यहाँ एच स्क्वायर इजिकल टू कितना आ जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर इजिकल टू। अब हम लोग को निकालना है एच, तो एच इजिकल टू कितना हो जाएगा, √3a स्क्वायर। तो एच इजिकल टू कितना हो जाएगा, √3a। बताइए अब समझ में आया क्या। यस सर। हाँ, क्या जयबाजी समझ में आया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बॉडी डायगोनल का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3a आ जाएगा, है ना। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, मान लीजिए वही है बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल में क्या होगा, एक एटम्स यहाँ प्रेजेंट होगा, एक एटम्स इस बीच में प्रेजेंट होगा, एक एटम्स यहाँ प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पे 2D में इसको दिखाए हुए हैं, जो 3D में वहां आप बताए थे अभी। यहाँ पे एक एटम्स यहाँ कॉर्नर पे होगा, एक एटम्स इस मिडिल में होगा, एक एटम्स इस कॉर्नर पे होगा। उसी को हम लोग यहाँ पे 2D में दिखा रहे हैं, ठीक है। तो 2D में देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, कितना इसमें रेडियस आ रहा है बताइए। तो बॉडी डायगोनल इक्वल टू कितना रेडियस हो जाएगा, 4 रेडियस। 4 रेडियस हो जाएगा यहाँ भी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि √3a इज इक्वल टू 4r। यहाँ से r का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/4a। ठीक है, ये आ गया आपका रेडियस का वैल्यू किसके लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए आ गया। ठीक है, अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, एज का लेंथ, है ना। एज का लेंथ नहीं, ये डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट एटम्स। ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा वही फॉर्मूला है। डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट एटम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 1/2 इंटू बॉडी डायगोनल का वैल्यू जितना आएगा उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्या, बॉडी डायगोनल कितना आ गया था, √3a, इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, यही क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट एटम्स। ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ भी देख लीजिए फिगर में भी। ऐसा इसलिए हो रहा है कि एक एटम्स यहाँ पे है और दूसरा एटम्स यहाँ पे है। अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, इसका सेंटर आ गया इस स्फेयर का, और इस स्फेयर का सेंटर यहाँ है। दोनों स्फेयर का जो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही क्या होता है, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 नेबरिंग एटम्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट एटम्स कितना हो जाएगा, √3/2 इंटू ए। अब यहाँ पे मान लीजिए ए का लेंथ दिया हुआ रहेगा, गिवन रहेगा, तो हम लोग क्या डिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते हैं क्या, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं।
ये सारा हम लोग पढ़ लिए, है ना। मेनली यही इंड सेंटर का पढ़ना नहीं है इसमें, इसीलिए हम लोग तीन ही यूनिट सेल का पढ़े हैं। अब ये समझने में कहीं प्रॉब्लम है बताइए, अगर प्रॉब्लम है तो बताइए। नो सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, डेंसिटी फाइंड करते हैं। ठीक है, बताइए डेंसिटी का फॉर्मूला तो सबको पता है या नहीं, बताइए डेंसिटी का इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम होता है। इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। किस यूनिट सेल का कितना डेंसिटी होगा, हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करके फाइंड करेंगे। अब देखिए डेंसिटी इक्वल टू क्या हो गया, ये फॉर्मूला ध्यान से देखते जाइएगा। मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास बाय वॉल्यूम हम लोग बोलते हैं ना, किसका मास होगा, यूनिट सेल का मास होगा। वॉल्यूम किसका होगा, उसी यूनिट सेल का होगा। दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ दैट यूनिट सेल आ जाएगा। ठीक है, अब मास हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। मान लीजिए कि जो यूनिट सेल है उसमें 4 एटम्स है मान लेते हैं। ठीक है, अगर 1 एटम का मास हम लोग को पता है ना, 1 एटम का मास पता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर 4 एटम्स है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ 4 एटम्स आ जाएगा ना। ठीक है, यहाँ पे एक नया टर्म आपको दिख रहा है जेड। ये जेड क्या होता है, ये जेड जेड हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितना नंबर ऑफ एटम्स है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जेड से, जेड वैल्यू। ठीक है, ये याद रखिएगा, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और क्वेश्चन में भी आ सकता है जेड, इसीलिए जेड ध्यान रखिएगा जेड क्या होता है। तो जेड क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है उसको हम लोग जेड से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। तो ये बताइए, मास ऑफ 1 एटम्स प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, जेड से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या मास ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा, क्या उस यूनिट सेल का मास कितना है वो आ जाएगा। अभी हम लोग बोल रहे हैं कि जो हम लोग का यूनिट सेल है वो किस शेप का है, क्यूबिक शेप का है ना, क्यूब है। इसका मतलब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताइए। अगर हम लोग मान लेते हैं कि जो हम लोग का क्यूब का जो लेंथ है, इच साइड जो है ए है, इच साइड का लेंथ कितना है ए है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए क्यूब। ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसी सबको ध्यान में रखना है और आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू मास ऑफ 1 एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब वो 1 एटम का मास हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, मेन तो यहाँ पे है, क्योंकि मास तो आपको दिया हुआ रहेगा, एक एटम का मास तो दिया हुआ रहेगा नहीं, है ना। तो हम लोग 1 एटम का मास कैसे फाइंड करेंगे, जितना भी गिवन मास होगा, ठीक है, गिवन मास जैसे एक होता है, अब मान लीजिए एटॉमिक मास, जैसे हम लोग मान लेते हैं कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है पता है, 12। 12 होता है। अब ये कितने एटम का मास है, ये 12। ठीक है, ये 1 मोल एटम का मास है 12। 1 मोल एटम ऑफ कार्बन का मास कितना है, 12 है। अब 1 मोल इजकल टू कितना होता है पता है, 1 मोल का वैल्यू कितना होता है,
6.00 into 10 to the power 23. हाँ 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 होता है। मेन यही समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग जो 12 लिखते हैं वो कितना मास का, कितना एटम्स का मास है, वो 1 मोल एटम्स का मास है वो। तो 1 एटम का मास कितना हो जाएगा, ये 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं इसको, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं Na से। ठीक है, 1 मोल का मास कितना हो जाता है कार्बन का, 12 ग्राम। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 एटम का मास, 1 एटम का मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 अपॉन Na हो जाएगा। बताइए, ये समझ में आ रहा है। सर 1 मोल का वैल्यू 6.023 होता है, इसको आगे कभी कंसेप्ट बोलते हैं। आवाज कट रहा है, आवाज नहीं आया। ले चैट में लिखिए क्या बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रहा था। ना ये जो मास दिया हुआ रहता है ना, 1 मोल एटम का मास दिया हुआ रहता है। ठीक है, 1 मोल एटम का मास होगा आपका 12 ग्राम। ठीक है, इसमें से हम लोग को तो कितना होता है, 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। ये 2 हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि ऐसा कोई जरूरी पॉइंट के बाद थोड़ा सा माइनर डिफरेंस हो सकता है ना, कहीं पे 0.22 होगा, कहीं पे 0.23 होगा। इससे हम लोग को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए इसको 2 लिखिए या 2 लिखिए, बात सेम ही है। लेकिन जो पावर में होता है वो याद रखिए 3 होता है। तो 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर, Na से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग इतना बड़ा नंबर नहीं लिखेंगे, इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे, Na। ठीक है, तो इतना एटम का मास कितना है, 12 है, तो 1 एटम का मास कितना हो जाएगा, 12 को हम लोग क्या कर लेंगे, 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 से डिवाइड कर लेंगे, मतलब Na से डिवाइड कर लेंगे, तो मास ऑफ 1 एटम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वही करेंगे, मास ऑफ 1 एटम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जितना भी जो भी एटम्स आपको दिया हुआ रहेगा, नाइट्रोजन का होगा, कुछ भी होगा, जो भी होगा, ठीक है, उसका उसके एटॉमिक मास को हम लोग क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ 1 एटम्स। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हम लोग कुछ लेट कर रहे हैं, एटॉमिक मास हम लोग मान लेते हैं कितना है, m है, मास ऑफ 1 एटम कितना हो जाएगा, कैपिटल M को हम लोग क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा मास ऑफ 1 एटम्स। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता था, हम लोग मानते हैं A क्यूब होगा, क्योंकि हम लोग का यूनिट सेल क्यूब शेप का है। अब हम लोग सारा आ गया है, अब हम लोग क्या करेंगे, सारा को अपने अपने जगह पे फिट कर देंगे। तो डेंसिटी इजिकल टू क्या होता था, मास बाय वॉल्यूम, तो Z इंटू M बाय Na डिवाइडेड बाय A क्यूब। ये क्या है, मास ऑफ 1 एटम्स है, Z क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स है, इसका मतलब क्या हो गया,
mass of total atoms present in that unit cell divided by volume of unit cell। ये ऊपर वाला क्या हो गया, मास हो गया यूनिट सेल का, नीचे नीचे वाला क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। क्या इस फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, कोई भी यूनिट सेल का हम लोग डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं क्या? तो फाइनली हम लोग का डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Z इंटू एम डिवाइडेड बाई एवोगाड्रोज नंबर मल्टीप्लाई ए क्यू। ये हम लोग का फाइनली क्या हो गया, डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, जनरलाइज फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए सभी टाइप का जो हम लोग यूनिट सेल पढ़े हैं उसमें हम लोग को क्या करना है, सिर्फ Z का वैल्यू चेंज होगा और सबका अपना अपना डेंसिटी आते रहेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले सिंपल यूनिट सेल, Z का वैल्यू कितना होता है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स उस यूनिट सेल में कितना होता है, 1 होता है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जहाँ Z है वहाँ 1 रख दीजिएगा, तो एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर इनटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। BCC के लिए कितना होता है, Z का वैल्यू 2 होता है, Z का वैल्यू 2 रख दीजिए यहाँ पे। FCC के लिए Z का वैल्यू कितना होता है, 4 होता है, तो यहाँ पे क्या कीजिए, Z का वैल्यू 4 रख दीजिए। ठीक है, ये आ गया डेंसिटी का फॉर्मूला। तो बताइए ये डेंसिटी का फॉर्मूला समझने में कहीं प्रॉब्लम है क्या, या कहीं पे कोई चीज समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत है नहीं ना? नो सर। पैकिंग एफिशिएंसी आज ही बता दे या कल बताएंगे, बोलिए। सर कल। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। और ये सभी जो है इसको रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि जो अभी बताए हैं आपको, ये आर का वैल्यू, ए का वैल्यू, वो सारा इसमें यूज होने वाला है। ठीक है, यहाँ तक रिवाइज कर लीजिएगा। अगर ये नोट्स डाउनलोड करना है तो इसी में जो है स्टडी मटेरियल सेक्शन में है ये नोट्स। ठीक है, वहां जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें अपलोड है। ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है, आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं।